चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। हम वो लोग हैं जिसने दुनिया का कल्याण देखा है। हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं। जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग। भारत की इकोनॉमी में राजस्व की कमाई का सबसे ज्यादा पैसा उस सिस्टम पे खर्च है जिसमें नौकरशाही है, जिसको महंगाई भत्ता भी चाहिए, जिसको हर सुविधाएं भी चाहिए, और सरकार उनसे हाथ खींच नहीं सकती है क्योंकि तब सिस्टम ढहढा के गिर जाएगा। एक एवरेज निकल कर आया है कि अगर 2023 तक की मौजूदा स्थिति कंटिन्यू करे, और दूसरा एक एवरेज निकल कर आया है कि अगर इस दौर में कोरोना भारत के भीतर कोविड के तौर पर आकर खड़ा हो जाए और उन परिस्थितियों को जो 2020 की परिस्थितियां हैं, अगर भारत 2022-23 में उसे भोगने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा तो संकट क्या आएगा। शुरुआत हम बैंक से करते हैं क्योंकि बैंक बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि जो डूबत खाते होते हैं उसमें सरकार ने जो इस देश में सरकारी खजाने से जो पैसा लौटाया है वो पार्लियामेंट में बताया 10 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा। 2023 में आपको जानकर हैरत होगी कि अगर पुरानी परिस्थिति को जोड़ते चले जाएं तो यह 10 लाख जो हैं 18 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे सिर्फ एक बरस के भीतर में। यानी रफ्तार कितनी तेज होगी सिर्फ आप अंदाज लगाइए। कोरोना आने का मतलब है यह लगभग 23 लाख करोड़ हो जाएंगे। यानी भारत के कुल राजस्व के समानांतर की स्थिति जिस तेजी से बैंकों को कंगाल करेगी, उसी तेजी से आरबीआई को नोट छापने की जरूरत पड़ेगी, उसी तेजी से भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, और लोग कंज्यूमर के तौर पर उस महंगाई से आमना सामना करने को तैयार नहीं। तो ऐसे में उपाय 5 किलो मुफ्त अनाज के दायरे में पूरे देश को लाकर खड़ा करने की सोच के अलावे और कुछ भी नहीं बचेगा। सबके सुख की बात, सबके आरोग्य की बात करना ये हमारी विरासत है, और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखें। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और ये नई बात नहीं है, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं, जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? ये प्राण शक्ति है हमारी, जो हमें 25 साल के सपनों पूरा करने के लिए जरूरी है। बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपए का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमोनेटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है, और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, और वहां इस 2000 रुपए के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। नोटबंदी क्यों की गई? गलत जीएसटी क्यों लागू की गई? छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। बीतते बरस के साथ सरकार अपना कच्चा चिट्ठा बताने से
कतरा रही है। इस देश के बैंकों की हालत, इस देश में गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने के ऐलान के पीछे का सच, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था जो राजस्व बटोरने के साथ साथ इस देश में टैक्स पेयर के पैसे के अलावे कुछ भी बटोरने की स्थिति में सरकार का ना होना और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंदी की आहट 2023 को लेकर मंडराते हुए चले जाना। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के समानांतर सबसे बड़ा संकट यह है कि दरअसल कोरोना ने अगर दस्तक भारत में दोबारा दे दी और भारत ने अपने तौर पर लॉकडाउन की परिस्थितियां खड़ी कर दी तो इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं, इस देश में जिंदगी रुक जाएगी। डराने के लिए कहिए या फिर डरते हुए कहिए, कोरोना के संकट को लेकर सरकार सचेत तो नजर आ रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने गद्दी संभाली तब इस देश के बैंकों के ऊपर जो बोझ था वह तकरीबन 2,40,000 करोड़ का था। 2019 में जब दोबारा चुनाव जीते तो वह 2,40,000 करोड़ रुपए बढ़ते 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 8 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया। और आज जब 2022 में है तो दिखाने के लिए यह तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपए का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। तो जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि डिमोनेटाइजेशन एक स्कैम था और उसको काला धन जितना था देश में उसको सफेद करने का एक मौका मिल गया। कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना। इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री का हाल क्या है, इस देश में होटल्स का हाल क्या है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल क्या है, इस देश के जो 8 कोर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पावर भी है, जिसमें कोयला भी है, जिसमें स्टील भी है, जिसमें सीमेंट भी है, इन तमाम चीजों की स्थिति कितनी नाजुक हो चली है। और 2023 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब सीधे तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहा है कि विश्व मंदी की आहट 2023 में ही नए फाइनेंशियल ईयर के साथ सबको घेरे में ले लेगी और भारत जैसा देश जो अपने आप को बाजार मान रहा है, क्योंकि यहां पर तकरीबन 15 से 20 करोड़ कंज्यूमर हैं जो यूरोप के किसी भी देश के बराबर है, तो भारत की इकोनॉमी जिस 15 से 20 करोड़ लोगों पर टिकी हुई है, मुश्किल हालात उनके सामने आ रहे हैं या आने वाले हैं या और बुरे स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। 9 दिसंबर 2021 को किसानी आंदोलन में किसानों को उठाया गया था और उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे C2+50% आपको MSP का गारंटी एक कानून लाया जाएगा। लेकिन दुख की बात है सर कि उस चिट्ठी में जितने भी आश्वासन लिखे थे, चाहे ये कमेटी का गठन जिसमें अभी तक किसानों के साथ कोई तालमेल होके ना MSP की बात ना गारंटी की बात, अब वो एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर। दूसरी बात जो इसमें जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, 850 किसान जो शहीद हो गए थे, उनके लिए कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगा था। जिनके खिलाफ केस करे गए थे उनके केस वापसी की बात करी गई थी। और सर सबसे जरूरी इसमें यह था कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल
जो इस चिट्ठी में लिखा था कि इसको पार्लियामेंट में तभी लाया जाएगा जब किसानों की जो इसमें तकलीफें हैं, उनके जो एप्रीहेंशन है, उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बिजनेस में मैंने देखा भाई, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि उसको पिछले सेशन में ऑलरेडी टेबल कर दिया गया, अब उसको इस सेशन में लाने। सो मैं आग्रह करती हूँ सर, इमीडिएटली ये किसानों के साथ एक जबान होती थी एक टाइम पे, अब तो सरकार की रिटर्न एश्योरेंस पे भी कोई भरोसा नहीं होगा, तो सरकार क्या करेगी? प्रधानमंत्री बीमा योजना है, वो डायरेक्ट किसान के जेब में से उद्योगपति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर है। सरकार ऐलान करती है कि हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस देश में हर को अनाज देंगे और 2 लाख करोड़ रुपए अपने बजट से निकालकर उन पर खर्च करेंगे। आप तालियां बजाइए। अगर तालियां बजानी है तो इस बात को लेकर बजाइए कि 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज इस देश के भीतर में जो 6 से 7 साल तक खा पाते, उतनी रकम इस देश के कॉरपोरेट को माफ कर दी गई, उतनी रकम बैंकों से गायब हो गई। हर स्टेट में मैंने पूछा कि भैया आपने बीमा का पैसा भरा? हाँ भरा। जब नुकसान हुआ, जब आंधी आई, तूफान आया, आपको पैसा मिला? एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि भैया हमें मिला। सच है, ये सच है। मतलब कहीं भी नहीं मिला, एक किसान को नहीं मिला। जो दुर्घटना बीमा कटता है ना किसान का, तो ऊपर की ऊपर ही उसको पैसे तो ले लेते हैं किसान से, उसका बीमा काटते नहीं है। बाय दी वे 1000 किसानों का बीमा कट गया तो वो तो रख लेते हैं जेब में पैसा, और 1000 में एक दुर्घटना से खत्म हो जाता है और उसके घर वाले उसके पास जाते हैं ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बीमा कटाया ही नहीं। विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना एक सपना सा था गांव के लोगों के लिए। बड़े महानगरों में तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें थी। ये मेरी सोच है। देखिए, आपको हिंदी पढ़नी है, आपको बंगाली पढ़नी है, आपको लोकल लैंग्वेज पढ़नी है, आप पढ़ो, वो बहुत ज़रूरी है। मगर अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो आप पूरी दुनिया में जाकर बात कर सकते हो। बीजेपी के नेताओं के बच्चे तो पढ़ते हैं अमेरिका में, वो गांव में आके भाषण देते हैं कि हिंदी में और मातृभाषा में पढ़ो। उनका सीधा सा है, गरीब का बच्चा अंग्रेजी पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा, तो फिर इनके नफरत के झंडे कौन ठोकेगा? इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसकी इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? हमें पुरानी आदतें इतनी घर कर गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़ने सुनने से बात बनने वाली नहीं है जी। लेकिन इसी दौर में सरकार ने जो बैंकों के बुक को ठीक करने की शुरुआत की, कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के जो 50 टॉप डिफॉल्टर्स हैं, जो पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं आ पाए, उनके ऊपर जो रकम बकाया है वो 92,570 करोड़। यह सिर्फ 50 डिफॉल्टर्स की है, और डिफॉल्टर्स की तादाद मौजूदा वक्त में बैंकों के खाते में तकरीबन 375 डिफॉल्टर्स ऐसे हैं जिसको जोड़ दिया जाए तो कुल रकम लगभग 3.5 लाख करोड़ की बनती है। लेकिन कुल डिफॉल्टर्स कितने हैं, जिसमें अगर इंडिविजुअल्स को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी तादाद इस देश के भीतर में लगभग 8,900 है। क्या आप कल्पना कर रहे हैं? 8,900 डिफॉल्टर्स ने खुले तौर पर कह दिया हम पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। इसके भीतर में वो टॉप के भी हैं, जिसमें मेहुल चौकसी का आप नाम ले लेते हैं, नीरव मोदी का नाम ले लेते हैं, या इरा इंफ्रा का नाम ले लेते हैं, या रिलायंस की जो REI एग्रो है उसका नाम ले लेते हैं, रोटोमैक ग्लोबल का नाम ले लेते हैं, ABG शिपयार्ड का नाम, यह भी इसी में शरीक है। लेकिन जो मौजूदा वक्त में जिन्होंने बैंकों से लोन उठाया हुआ है, उसकी तादाद इस दौर में और बढ़ेगी। यह तादाद कितनी होगी? हम तो सिर्फ 8,000 प्लस पे आए। इनकी तादाद अगर बैंकों के बुक को देखें और जिन्होंने लोन लिया है उस आश्रय समझने की कोशिश करें तो इस देश के लगभग 22,000 लोग ऐसे होंगे जो पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं आएंगे, और इसीलिए जो NPA है वो बढ़ते बढ़ते 18 लाख करोड़ तक पहुंचने की स्थिति में तुरंत आ जाएगा। अब यहां से दूसरा सवाल शुरू होता है कि अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम कर रहा है या टूरिज्म अपने तौर पर आज काम कर रहा है, गाड़ियां चल रही है, बिक रही है, तेल लगातार खपत हो रहा है, पावर का एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रहा है, उसकी खपत बढ़ रही है, इन तमाम चीज़ों को जोड़ते चले जाइए और अगर
कोरोना की आहट जो चीन को देखकर भारत के भीतर घबराहट फैली हुई है, अगर वैसी परिस्थिति भारत के सामने आकर खड़ी हो जाए और सरकार निर्णय ले ले कि अब हमें कोरोना के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स अपनाने होंगे, कुछ बंदिशें लगानी होंगी, तो पहला असर भारत की उस इकोनॉमी पर पड़ेगा जो इकोनॉमी आरबीआई के आसरे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिलने वाले लोन के आसरे सांसें ले पा रही है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, दिस इज राजीव सिंगला हियर। आजकल इंडियन मीडिया में एक बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड हो रहा है एंड दैट इज़ लाइक कि भैया चाइना में तो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग डेली मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो लेट मी टेल यू गाइस, मैं फ़िलहाल चेंगडू में हूँ। ठीक है, पिछले 2-2.5 महीने से यहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। यू कैन सी पीपल हेयर, द चाइनीज़ पीपल हेयर, यू कैन सी माई फैमिली, एवरीबडी इज़ नॉर्मल हेयर। ठीक है, एक बॉल, ये देखो मेरा बेटा आपको वहाँ पे खेलता हुआ मिल जाएगा एंड यू कैन सी गाइज एंड पीपल अराउंड हेयर, दे आर टोटली एंजॉइंग, दे आर टोटली नॉर्मल, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख करोड़ हर बरस कॉरपोरेट का माफ किया गया इस देश के भीतर में, यानी 80 करोड़ लोगों का भोजन, उसकी कीमत कॉरपोरेट को दे दी गई। आप इसको लूटिए लुटाइए। इस देश के भीतर की गलत इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो कंपनियां डूबी, उनका जो दायरा प्रति साल का एवरेज निकलता है वो तकरीबन 5 लाख करोड़ का है। और सरकार ने जब बताया कि हमने डीमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की, लेकिन इन सबको भूल जाइए। हम इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से जो कमा रहे थे बीते 8 बरस में, उसमें हमने तकरीबन 4 लाख करोड़ कमाए हैं। जो लिहाज था धर्मनिरपेक्षता का 1992 में, वो लिहाज इन 30 सालों में पूरी तरह से टूट गया है। और अब ढिठाई से यह कहा जाने लगा है कि हमने अपराध किया और अगर हम अपराध नहीं करते तो हम यहां कैसे पहुंचते जहां पहुंचे हैं। अच्छा, आपने शिव जी की फोटो देखी है? उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। और हमारे चारों तरफ ये बात मुझे बार बार लगती है कि एक तरह से हमारा पूरा समाज अपराधियों से भरा हुआ समाज है। हम उनके साथ उठते बैठते हैं, हम उनको सत्ता सौंप देते हैं और हमें संकोच नहीं होता है कि हम मुजरिमों के समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। यह ज्यादा चिंता का विषय है। मुझे 70 साल के इतिहास में एक केंद्रीय मंत्री का बयान दिखा दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उनकी सरकार में किसी मंत्री का बयान दिखा दीजिए कि देश की राजधानी में एक धर्म विशेष के लोगों को संविधान की शपथ लेने वाला केंद्रीय मंत्री ये कहे गोली मारो सालों को, और हमारे न्यायालय ये कहें कि उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, इसलिए अपराध नहीं है। अब कानून की यह परिभाषा हो गई कि अगर आप मुस्कुराकर किसी को गोली मार दें, किसी की हत्या कर दें, तो कानून माफ कर देगा। और उसकी वीडियोग्राफी करा लीजिए, जब आप चाकू घोंप रहे हो तो ऐसे 12 इंच की मुस्कान हो, सुप्रीम कोर्ट में वीडियो दिखाई दी, हुजूर मैं तो मुस्कुरा रहा था चाकू घोंपते समय, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको बरी कर देगा। माफ कीजिए, इस दौर को अगर हम इतनी आसानी से खारिज करना चाहेंगे तो हम अपने देश के साथ दगा कर रहे होंगे। पहचानना होगा उन चेहरों को, चाहे वे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुसंख्यकों की कट्टरता उतनी ही खतरनाक है जितनी अल्पसंख्यकों की। मैं एक नागरिक के तौर पर, एक अध्यापक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर किसी भी कट्टरता का उतना ही विरोधी हूं जितना मुझे मनुष्य के तौर पर होना चाहिए। लेकिन आप सरकार की, पिछली सरकारों की किसी नीति से वर्तमान सरकार की कट्टरता, और ये सांगठनिक, ये कट्टरता, ये घृणा सांगठनिक है। मिडिल क्लास की तादाद में जो तकरीबन 6 करोड़ लोगों को रखा जाता है, उनकी माली हालत कैसे बिगड़ी है या कैसे बिगड़ेगी,
दोनों के बीच में खड़े होइएगा तो कोविड के बाद की परिस्थितियों ने इस देश में लगभग 1.25 करोड़ मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया। ना रोजगार, ना पीएफ का पैसा बचा। दूसरी परिस्थिति थी कि जब पीएफ का भी पैसा निकलना शुरू हुआ और अब 2 साल बीत गए और रोजगार नहीं है, तो लगातार जो 2 करोड़ लोग इस देश में हायर एजुकेशन के साथ रोजगार के लिए लकीर खींचते हुए लाइन बना लेते हैं, वह संख्या इस देश में बढ़ती चली जाएगी। यानी जो लोअर मिडिल क्लास है वो झटके में फैटी होता जा रहा है और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वह और निचले पायदान पे उतरते चले जा रहे हैं, वो गरीब होते चले जा रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, सच्चाई समझनी होगी। सच्चाई यह है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। सरकार की प्लानिंग बहुत साफ है कि लोगों को अपने ऊपर कैसे निर्भर करना है और निर्भर के लिए जो ऐलान होंगे वो ऐलान वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाकर इस बात को कहा जाएगा कि यह पहली सरकार है जिसने समूचे देश को राहत और रियायत दी है। उनकी गलती नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। 2010 में भारत के भीतर में लगभग 1072 कॉरपोरेट ऐसे थे, बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे, वह जिन धंधों में जुड़े थे उनसे जुड़े हुए धंधों पर मोनोपोली मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 कॉरपोरेट की आ गई है। उस 5 कॉरपोरेट में अंबानी भी है, अडानी भी है, टाटा भी है, उसमें बिरला भी है। इन 5 कॉरपोरेट के इर्द गिर्द 1072 कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी बड़े, उनका जो पूरा कारोबार था उसकी मोनोपोली शिफ्ट हो गई 5 लोगों पे। यानी एक झटके में भारत की इकोनॉमी को संभालने वाले चंद प्लेयर बचे हैं। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं से सच्चाई बाहर आ जाती है। इसीलिए जो 81 करोड़ का आंकड़ा है वो आंकड़ा मनमोहन सिंह के काल में नहीं था, वो आंकड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के काल में नहीं था। आप कहेंगे तब जनसंख्या कम थी। जनसंख्या के एवज में समझिए सिर्फ इस बात को, मोदी काल में 72% भारतीय नागरिकों को सरकार पर निर्भर रहना है, वह जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करें या 5 किलो अनाज दें। मनमोहन सिंह के दौर में ये 72% लगभग 52% थे। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में यह तकरीबन 48-49% थे। यानी एक लकीर जब 21वीं सदी की आप खींचेंगे तो 50% भारत गरीब ही था, लेकिन वो 72% तक पहुंच गया। भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। दुनिया में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है। ठीक है, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। कंपटीशन आर्थिक है, मुकाबला आर्थिक है,
ये आपके जो सेलफोन है, ये आपके जो शर्ट है, जूते हैं, इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। हमें शर्ट के पीछे, सेलफोन के पीछे, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है। और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शंघाई में कोई युवा नए जूते खरीदे, उसके नीचे देखे मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये हिंदुस्तान चाहिए। जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। इस देश का जो बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है, व्यापारी सेक्टर है, जो मोदी सत्ता के साथ नहीं है लेकिन धंधे तो कर रहा है, बिजनेस तो कर रहा है, एक साइकिल तो चला रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग भारत छोड़कर चले गए। जो बिलियनियर्स थे उनकी तादाद 6 लाख से ज्यादा है। जिनके पास पैसा है वो अब खुद बाहर जाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक इकोनॉमी रन तो कर रही है इस देश के भीतर में। उनका क्या होगा? किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है।